नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है गुरु के कृतिका नक्षत्र के गोचर पर। गुरु जो है वो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 17 अप्रैल से लेकर 13 जून तक कृतिका नक्षत्र में रहने वाले हैं। और फर्स्ट मई को वो 2024 को वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में है और बाकी के तीनों चरण जो है वो वृषभ राशि में है। अब गुरु का कृतिका नक्षत्र का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि अब गुरु जो हैं वो भरणी नक्षत्र से निकलकर जब कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का है। सूर्य जो है वो आत्मा के द्योतक हैं। किसी की भी पत्रिका में जब सूर्य की डिग्री हाईएस्ट होती है और सूर्य आत्मकार का ग्रह होता है, इसका अर्थ है कि सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं आपकी पत्रिका में। जिसे आप अगर पूछते हैं, मतलब आप साधारण लेवल पे अगर अर्घ्य भी देते हैं रोज रोज सुबह उठकर, तो भी इस ये जो सूर्य है जो आत्मा के द्योतक है, आत्मकारक ग्रह हो जाते हैं आपके लिए। वो आपको पूरे जीवन भर राह दिखाते हैं, वो आपको क्लूज देते हैं, गाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गुरु का जो गोचर है वो कृतिका नक्षत्र में हो रहा है। और कृतिका नक्षत्र जो है वो है सूर्य का नक्षत्र। और सूर्य, जैसे मैंने कहा कि आत्मा के द्योतक है और गुरु जो है वो धर्म के द्योतक है। तो धर्म और आत्मा का मिलन यहाँ पे होने वाला है। आप आपके बीच में हर व्यक्ति के अंदर आंतरिक लेवल पे जो एक ओज होती है, एक जो गुरु तत्व स्थापित होता है, एक जो आत्म तत्व स्थापित होता है, हमारा एक इनर गुरु सेंस होता है, गुरु तत्व होता है जो हमें गाइड करता है, जो हमें राह दिखाता है कि इस पथ पर चलो। और वो विवेकपूर्ण पथ होता है, हमेशा याद रखिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो बुरा अच्छा, सही गलत, इन सब का मिला जुला मिश्रण होता है। कोई भी व्यक्ति एक एक ही तौर पे बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों का मिश्रण है। तो जब सूर्य और गुरु साथ में मिलके या परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन योग आता है, जैसे अभी हो रहा है, अभी होगा अर्थात, तो तब भी ये जो योग होगा ये आपकी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए या आपके आत्मा की उन्नति के लिए ये योग बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। हमेशा की तरह मैं वीडियो में अनाउंसमेंट जरूर करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है और ये पुस्तक अभी भी कार्य जारी है। ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक महान योग पर आधारित है। और ये पुस्तक आप सभी के उन सभी अनउत्तरित प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहेगी जो आपको शायद कहीं से जवाब नहीं मिलते हैं। इसी के साथ साथ हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र गोचर कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र के गोचर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अग्निदेव को नमन करेंगे। हम यहाँ पे गुरु बृहस्पति देव को नमन करेंगे और सूर्य देव को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद मांग कर कि ये गोचर हम सभी के लिए फलदायी हो, शुभ हो और सद्विवेक पूर्ण हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब कृतिका नक्षत्र का जो साइन है वो है कुल्हाड़, या हमें कहें कटर, द कटर, वन हु कट्स। अब कुल्हाड़ी जो है वो रेजर शार्प होती है, तो ही एक घाव में दो टुकड़े कर सकती है लकड़ी के। इसका अर्थ है कि कृतिका नक्षत्र जो है वो रेजर शार्प उसे बताया गया है। इसका अर्थ है कि जब गुरु इस नक्षत्र में जब गुरु इस नक्षत्र में गोचर करेंगे तो हमें धर्म को लेकर, हमें बुद्धि को लेकर, हमारी प्रगल्भता को लेकर और हमारे विस्तार को लेकर जो है गुरु को कृतिका नक्षत्र में गाइड करने वाले हैं। कृतिका नक्षत्र, यहाँ पे गुरु की जो बुद्धि है, हमारे अंदर के जो गुरु तत्व हैं, वो यहाँ पे रेजर तत्व की तरह, रेजर शार्प ऑब्जेक्ट की तरह कट करने वाले हैं, उन सभी चीजों का क्लियर करने वाले हैं जो आपके अस्तित्व में जरूरत नहीं है, जिसके कारण आपका अस्तित्व या आपका एग्जिस्टेंस, क्योंकि सूर्य क्या है, एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस का कारण जो है वो गुरु है यहाँ पर। और जब एग्जिस्टेंस और कारण हमें दोनों पता चल जाते हैं, एग्जिस्टेंस का भान है, परंतु अगर
कारण का भान नहीं है तो भी कोई औचित्य नहीं है। इसका अर्थ है कि जब जब ये कृतिका नक्षत्र में गुरु आएंगे तो हमें हमारे एग्जिस्टेंस का, रियल एग्जिस्टेंस का अनुमान होगा। इसका अर्थ है कि ये जर्नी जो है ये हम पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। अब कृतिका नक्षत्र की जो देवता है वो अग्नि है, देखिए। और नक्षत्र की जो कथा है, बहुत सारी पौराणिक कथा इस नक्षत्र को लेकर है, गुरु को लेकर है। नक्षत्र के लिए खास कथा जो है वो शिव पुराण में बताई जाती है कि जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था तो कार्तिकेय जो हैं वो शिव और पार्वती के अंश हैं, शक्तिपुंज थे। और शक्तिपुंज में उन्होंने जन्म लिया था, शक्तिपुंज में वो अवतरित हुए थे। और वो शक्तिपुंज को किसने पालन पोषण करके बड़ा किया है? 6 कृतिकाओं ने, 6 मातृकाओं ने। कृतिका लोक में, कृतिका लोक में, क्योंकि कृतिका लोक एकमेव ऐसा लोक है जहां पर कोई भी नेगेटिव शक्ति जो है, मतलब आसुरी शक्ति या नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। उस जब आप में कंप्लीट पॉजिटिविटी, अगर 100% पॉजिटिविटी अगर आपके ऑरा में या आपके आत्मा में स्थित है, तो शास्त्र में कहा जाता है या पुराणों पुराणों में बताया गया है कि वो जो लोक है वो आपको दिखेगा। आप उसकी फैब्रिक को छेद कर अंदर जा सकते हैं, परंतु उतनी शुद्धता और उतनी प्योरिटी शायद किसी में नहीं है। हम और आप उन सभी इसी राह पर चल रहे हैं कि वो शुद्धता आ सके। वो मानसिक शुद्धता, वो वाचिक शुद्धता, वो कार्मिक शुद्धता, वो शारीरिक शुद्धता। तो कृतिका नक्षत्र जो है, इसलिए कृतिकाओं कृतिकाओं ने कार्तिकेय को बड़ा किया और पालन पोषण किया। ऐसा कहा जाता है कि जब कृतिका जो थी वो 6 माताएं थी, तो कार्तिकेय ने बाद में 6 मुख ले लिया था। सिर्फ अपने अपने मुख को 6 मुखों में परिवर्तित कर लिया था ताकि प्रत्येक माता को अपने पुत्र का सुख मिल सके। और वो काफी लंबे काल तक कृतिका लोक में रहकर सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि ये कथा जो है, जिस इस कथा में कहा कहा गया है कि शिव और पार्वती के इस शक्ति पुंज का अवतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो इसका अर्थ है कि कृत्तिका नक्षत्र में जब गुरु जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह, राहु जैसा ग्रह, या कोई भी ऐसा ग्रह जो बहुत लंबे काल तक चलने वाला, लंबे काल तक उस राशि में स्थित रहने वाला है, वो नक्षत्र किसी न किसी उद्देश्य से वहां पे आता है। अर्थात कृत्तिका नक्षत्र का ऑब्जेक्ट ही, कृत्तिका नक्षत्र का जो इंटेंशन है वो कोई ना कोई बड़े ऑब्जेक्टिव को, बड़े पर्पस को फुलफिल करने का है। इस नक्षत्र को पालन पोषण से भी जोड़ा है, क्योंकि कृतिकाओं ने कार्तिकेय का पालन पोषण किया है। तो कृतिका जो है वो कृतिका नक्षत्र की जो शक्ति है, दहन शक्ति इसकी शक्ति है, देखिए। और दहन शक्ति अर्थात जलना, दहन करना। दहन, हम दहन क्रिया को भी उपयोग करते हैं, और दहन क्रिया मृत्यु के वक्त होती है, देखिए। और भरणी नक्षत्र के बाद में ये क्रिया आई है, मतलब भरणी नक्षत्र के बाद में ये नक्षत्र आता है, और भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है। और यम जो है वो मृत्यु के देवता हैं। और जब मृत्यु के समय पे किसी भी शव को जब मुक्ति दी जाती है, तो हम पंच महाभूत में जल ही, अग्नि तत्व का उपयोग करके, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। सो बहुत इसमें व्यक्ति को दफना के की जाती है, अर्थात पृथ्वी तत्व का उपयोग किया जाता है, जल में प्रवाहित किया जाता है। जब हम संत के जो भी सनातन या इस फील्ड में जो भी लोग होते हैं, संतों को जो है वो बहुत बार जल समाधि भी दी जाती है। फिर होते हैं फिर नॉर्मल, जो हमारे हिंदू संप्रदाय में एक मान्यता या जो हमारे यहाँ संस्कृति फॉलो की जाती है वो है दहन क्रिया। तो कृतिका नक्षत्र जो है वो दहन क्रिया को भी दर्शाता है। दहन क्रिया, ये स्पेसिफिकली ये दहन क्रिया नहीं बताई गई है, पर दहन दहन शक्ति बताई गई है। सोने को भी तपकर ही बाहर शुद्ध किया जाता है। तो सोने को भी जब 24 कैरेट प्योर गोल्ड जब हम बोलते हैं, तो वो
उच्च कोटि की अग्नि में दहन होकर ही बाहर निकलता है। इसका अर्थ है कि जब गुरु कृतिका नक्षत्र में है तो हम सभी को सोने की तरह तपना पड़ेगा। हम हमारा जो रास्ता रहेगा, ये रास्ता आसान नहीं है, परंतु अगर हम ये रास्ता तय करते हैं तो हम निश्चित ही अपने गोल की तरफ, या हम अपने क्षेत्र में बहुत उजाले की ओर या बहुत शाइन होकर बाहर निकलेंगे। ये इस नक्षत्र का ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। अब देखिए, कृतिका नक्षत्र जो है ये सबसे ज्यादा किस सेक्टर पे या कौन से ऐसे ऐसे विधाओं पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो देखिए, सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, सभी प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर्स आ गए, सभी प्रकार के मैनेजमेंट आ गए। वाणी में शार्पनेस आने वाली है, यहाँ पर वाणी में रेजर शार्पनेस होगी। फिर ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र परफेक्शन को सीख करता है। ये नक्षत्र जो है ये हमारी इच्छा शक्ति में, हमारे विल पावर में, डिटर्मिनेशन में प्रबलता को बढ़ाता है, देखिए। इसलिए जब भी अब गुरु जब इस नक्षत्र में आने वाले हैं तो ये सारी चीजें आप में बढ़ाने वाले हैं। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होकर इसमें विस्तारता आने वाली है। फिर कृतिका नक्षत्र जो है वो स्वतंत्र होने का एक नक्षत्र है। मतलब उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का स्वतंत्र होने के जो गुण होते हैं, मतलब अपने इंडिपेंडेंस को किसी के साथ शेयर ना करना, अपने ऊपर निर्भर होकर सभी चीजें करना, ये इस नक्षत्र का गुण है। और इस नक्षत्र में सबसे ज्यादा अगर कुछ चीजें देखी जाती हैं तो वो धमक देखी जाती है, करेज देखा जाता है। ये नक्षत्र जो है ये प्यूरिफाई करने वाला नक्षत्र है, शुद्धिकरण की तरफ लेकर जाने वाला नक्षत्र है। अब देखिए, अगर हम पांचांगिक अगर डिटेल अगर हम देखेंगे तो इस ये नक्षत्री की जो शक्ति है वो दहन शक्ति है। दहन शक्ति हमने देखा कि किस काम आती है। फिर इसकी जो वृत्ति है वो राक्षस वृत्ति है। अर्थात राक्षस, अगर हम राक्षस और भगवान, देव और दैत्य, इनमें अगर हम कुछ एक चीज देखें तो असुरों में टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। असुरों में डिटर्मिनेशन, तपस्या करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। तो राक्षसी प्रवृत्ति जब आती है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को, आप अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए इन गुणों का हमेशा अनुसरण करते हैं। अर्थात ये पूरा गोचर जब चलेगा तो इन सब गुणों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। हाँ, शरीर में कफ दोष का नाश होकर पित्त का प्रभाव ज्यादा बढ़ सकता है। ये ये जो नक्षत्र है ये रजस को भी बढ़ाने वाला है। रजस जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं राजसिकता, अर्थात सात्विकता जो है वो कहीं ना कहीं आप हिंसा नहीं करते हैं वहां पर, और तमस जो है वो हिंसावादी होता है। अब जब रजस है तो वो क्या करेगा, वो मीडियम, मतलब मिड मार्ग को हमेशा अपनाएगा। तो रजस जो है उसमें उसमें मुख्य गुण होता है कि आप किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, मिड मार्ग अपना रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र आप में इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, आपका सूर्य नक्षत्र है, तो ये पूरा संपूर्ण गोचर जो है गुरु का कृतिका नक्षत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जन्म नक्षत्र अगर है तो ये चंद्र आपका उस नक्षत्र में है। इसका अर्थ है कि आपकी मानसिक स्थिति जो है, आपकी जो मेंटल एटीट्यूड या मेंटल आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे इफेक्ट में आने वाली है। लग्न नक्षत्र है, इसका अर्थ है कि शरीर यहाँ पे पूर्णतः एक एक परीक्षा में जाने वाला है। तो बहुत बार जब हम वजन कम करने के लिए जाते हैं, जब जब हम बहुत बार अपने शरीर को ट्रेनिंग देते हैं, किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, मैराथन के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम किसी ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, या वेट्स किसी भी प्रकार के जिम के लिए, तो या हम योग विद्या के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शरीर को ट्रेन करते हैं, शरीर को भी तपाते हैं। तो गुरु जब लग्न नक्षत्र अगर आपका कृतिका है तो इस प्रकार की घटना आपके साथ घटित हो सकती है, देखिए। उसी प्रकार से कोई दूसरे ग्रह अगर आपके कृतिका नक्षत्र में है तो भी क्या होगा कि उस ग्रह को आप देखिए, उस ग्रह की जो राशि आपके आपके पत्रिका में जहां भी स्थित है,
उन भावों में से जो सिग्निफिकेशंस होंगे, वहां पे आपको ये रेजर शार्प फोकस और आपको एक पर्पस फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं नियति प्रेरित कर रही है। देखिए, अब एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी है वो सूर्य है, जो देव है वो अग्नि है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी सूर्य की या गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो भी ये पूरा गोचर जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव पूर्ण होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल पूर्ण होने वाला है। बहुत ट्रबल, हम उसे बैड ट्रबल नहीं कहेंगे, परंतु एक ऐसी मुश्किल या मुश्किल समय कहेंगे जिसमें आप बहुत एग्जॉस्ट होने वाले हैं, जिसमें आप बहुत एग्जॉस्ट होकर अपना काम करेंगे या बिजी रहेंगे। और वो कहीं ना कहीं किसी ध्येय को लेकर है, चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, चाहे वो न्यू वेंचर हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, नई हॉबी हो सकती है, नया क्लास हो सकता है। किसी भी चीज को लेकर ये कुछ ना कुछ दिखा सकता है। ये स्पेसिफिकली देखिए, गुरु और सूर्य है, तो ये पौराणिक या शास्त्रीय या एंशियंट विद्याओं को लेकर भी कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन जरूर दिखा सकता है। अगर आप कृतिका नक्षत्र की आइकोनोग्राफी देखेंगे, तो देखेंगे कि जो अग्नि है, जो अग्निदेव है, मतलब देव की जो आइकोनोग्राफी अगर आप देखेंगे, तो अग्निदेव बैठे हैं और अग्नि की जो ज्वाला है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। देखिए, क्योंकि अग्नि जो है जैसे ही प्रज्वलित होती है वो आकाश की तरफ जाती है। और ये आइकोनोग्राफी में ये जो देव हैं, अग्निदेव हैं, ये बैठे हैं भेड़ पर। क्यों भेड़ पर बैठे हैं? भेड़ बड़ा विशेष प्राणी है। देखिए, एकमात्र एक भेड़ ऐसा प्राणी है जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बैलेंस करके चलने के लिए सक्षम होता है। आप अगर पैरों की बनावट देखेंगे या आप पैर देखेंगे, तो वो इतनी से जगह लेता है, इसलिए बहुत सकरी जगहों में से, बहुत पतले रास्तों में से, या फिर बहुत ऊंचाई पर भी अगर कोई जा सकने के केपेबल है, तो वो भेड़ है। और उनमें सबसे बड़ी खासियत होती है संतुलन। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में, ऐसी क्राइसिस में अपने आप को संतुलित करके वहां पर रखना, ये आसान बात नहीं है। तो ये कैलिबर, ये टैलेंट, ये कैपेबिलिटी डेवलप होना, और जिनमें ये कैपेबिलिटी है और जिनका ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में अगर ऑलरेडी ग्रह हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा खास बात है। और गुरु का गोचर आप सभी में ये इस तरह की खूबियां क्या करने वाला है, जागृत करने वाले हैं। तो ये जो आइकोनोग्राफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें दिखाती है कि किस प्रकार का पथ प्रदर्शक होने वाली है ये शक्ति। अगर हम अगर हम ये देखें कि कृतिका नक्षत्र में ये किस प्रकार से हमारा माइंडसेट रहेगा, तो देखिए, अग्नि है। अग्नि का एक ही काम है कि जो भी आप उसमें डालेंगे स्वाहा हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर तप के सोना बन के निकलेगा। इसका अर्थ है कि अग्नि में इमोशन नहीं, प्रैक्टिकल है। अग्नि डायरेक्ट आपके लिए क्रिया है। अग्नि क्या है? क्रिया। अब यहाँ पे पौराणिक कथा से एक पौराणिक कथा मुझे याद आती है कि हम सभी जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा एक यज्ञ का प्रयोजन किया था। और हम माँ सती की ये पूरी कथा जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माँ सती ने अपने आप को दहन कर लिया था, क्योंकि अपने पति को आमंत्रण आमंत्रण नहीं दिया था दक्ष प्रजापति ने। तो उसके कारण जब वो अपने आप को अग्निदाह कर रही थी, तो जो अग्नि है, अब यहाँ पे हम अग्नि देव की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कृतिका के जो देव हैं वो कौन है? अग्निदेव है। तो यहाँ पे देखिए, उषा और जो दूसरे ऋषि थे वहां पे, प्रजापति ने उन्होंने उन्हें कहा कि आप अग्नि की कम से कम रक्षा कीजिए कि अग्नि बुझे नहीं। तो उनमें से कृत्याओं का भी क्या हुआ? जन्म हुआ। परंतु अब आप देखिए कि जिस प्रकार से माँ सती ने अपने आप को दहन कर लिया था, और ये देखकर रुद्र जो है, मतलब जो शिव हैं, वो क्या हुए? क्रुद्ध हुए थे, और उन्होंने अपने अपने विकराल रूप को, मतलब भैरव की उत्पत्ति की थी। किसे मारने के लिए? जिसके कारण उनकी पत्नी ने ऐसा किया, अर्थात दक्ष प्रजापति को।
तो भैरव जो थे, तो भैरव ने भैरव जब पहुंचे थे उस सभा में और दंड देने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पे कृत्याओं से भी उनका सामना हुआ था। और वो जो कृत्याएं थी वो अग्नि से उत्पन्न थी, वो इतनी भयंकर थी। इसका अर्थ है कि जब हम कृतिकाओं नक्षत्र की बात करते हैं तो अगेन वही सेम चीज आती है कि इनका जो जन्म होता है या इन ये इस नक्षत्र में जब कोई ग्रह आता है तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर आता है, वो स्पेसिफिक पर्पस को लेकर आता है। और उसी पर्पस को फुलफिल कर जब तक वो नहीं होता है तब तक वो शांत नहीं होता है। जैसे हमने देखिए अभी तक हमने बात कर ली कि किस प्रकार से इस नक्षत्र के पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स की भी बात करेंगे हम इस बारे में। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे कि नक्षत्र के पॉजिटिव्स अगर जो हैं उसके अगर नेगेटिव को भी समझ लिया जाए तो हम गोचर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, गोचर को बहुत अच्छे से, उस समय को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो नेगेटिव क्या है? देखिए सूर्य है, तो सूर्य जो है वो अस्तित्व को कॉन्फिडेंस लेवल के कारक है। जब इस प्रकार का गोचर होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की भी कुछ संभावना हो जाती है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरी बात, ये सूर्य जब आप में प्रबलता लाते हैं, जब आप में धमक लाते हैं, जब आप में डिटर्मिनेशन लाते हैं, करेज लाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी एरोगेंसी भी बढ़ जाती है व्यक्ति में। वो एरोगेंट हो जाता है अपने गुणों को लेकर, अपने पावर को लेकर। तो वो चीज नहीं होने देना है यहाँ पर। फिर जब हम सूर्य की बात करते हैं तो जिस प्रकार से हमने धर्म से जोड़ा है, अपने कर्म से कर्मठता को जोड़ा है, उसी प्रकार से उस कर्मठता का बहुत बार क्या आता है, ईगो भी आता है। तो हमें सेल्फ इन्फ्लेटेड ईगो में नहीं रहना है यहाँ पर, क्योंकि ईगो बढ़ेगा और ईगो बढ़ने से क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, जब इस प्रकार की शक्ति व्यक्ति जब अनुभव करता है अपने अंदर, तो अपने इष्ट से इष्ट के ऊपर अपना विश्वास धीरे धीरे क्या करता है, खोने लगता है। तो सबमिशन टू इष्ट जो होता है, मतलब हमारा जो सबमिशन होता है वो वहां पे वो जो एसेंस है वो लैकिंग होते जाता है। तो वो नहीं होने देना है यहाँ पर। देखिए अब हम बात करेंगे कि इस नक्षत्र के लिए आप सब लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो देखिए नक्षत्र के जो पेड़ होते हैं, इस नक्षत्र का जो पेड़ है वो औदुंबर है। अब ये जो औदुंबर जो पेड़ है, इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। देखिए जैसे रात में जो चमगादड़ है, बैट्स हैं, ये खाते हैं देखिए। और अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गार्डन्स में इमली, औदुंबर ऐसे जहाँ लगे रहते हैं, बहुत सारे औदुंबर पूरे परिसर में पसरे हुए रहते हैं। देखिए तो क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो औदुंबर की जो कलम होती है या लकड़ी होती है या जड़ होती है, ये अगर आपको मिल जाती है तो इसे आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि इस नक्षत्र का जो प्रभाव है, इस नक्षत्र की जो रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब हम ये कृतिका नक्षत्र की शार्पनेस की बात कर रहे हैं, तो शार्पनेस से आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप में वो गुण न डेवलप हो जो आपका नुकसान करे, आसपास का नुकसान करे। तो ये नक्षत्र की रेमेडी है। नक्षत्र के पेड़ों की रेमेडी इतनी कारगर होती है, मैंने बहुत बार देखा ऐसे काम करते हुए। और परंतु मैं ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे, जब मैं खुद कंसल्टेशंस करती हूँ, पत्रिका देखती हूँ, तभी मैं देती हूँ। और वो कस्टमाइज लेवल पे देती हूँ। और वो आमतौर पर इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि सभी के लिए एक समान वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आप सभी की पत्रिका, हर एक की पत्रिका क्या है, यूनिक है। देखिए अब और क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो औदुंबर वृक्ष है ना, और ये जो फल है ना, ये फल आने के पहले मुहर लगता है। देखिए मतलब उसका फूल आता है, और वो जो फूल है ना, वो फूल जो है वो आ, श्री कुबेर को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये फूल या ये जो पेड़ है, ऐसा माना जाता है कि ये यक्ष लोक से आया हुआ है, या ये यक्ष लोक से संबंध रखता है। तो इस फूलों को हमेशा कुबेर जी के चरणों में, कुबेर को अर्पित किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जिसकी पत्रिका यक्षिणी श्रापित है, यक्ष श्रापित है, जिसकी पत्रिका में यक्ष श्रापित होकर वो व्यक्ति जन्म लेकर आया है, इसके खास कॉम्बिनेशंस होते हैं। और पुराणों में भी इसका बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ है। तो अगर वो लोग अपने अपने पर्स में, अपने पास
अगर इसका इस वृक्ष के पेड़ कलम मतलब स्टेम रखते हैं या फिर फूल रखते हैं तो क्या होगा, वो अपने भोग से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने के लिए जो मार्ग चाहिए होता है, जो गाइडेंस चाहिए होता है, वो शक्ति उन्हें वो प्रदान करती है। देखिए, अब और आप क्या कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का जो अम, फूल है वो है चमेली का फूल। तो अर्थात आप चमेली के फूलों को आप शिव जी पे अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी को चमेली का फूल क्योंकि सफेद है वो बहुत पसंद है। तो आप वहां पे अर्पित कर सकते हैं। चमेली का तेल जो है, रॉ जो ये होता है, ओरिजिनल ऑर्गेनिक फॉर्म में जो चमेली का तेल आता है वो आप हल्का सा लगा लगा सकते हैं, या फिर आप उसे अपने पास रख सकते हैं। इस तरह का जो परफ्यूम होता है, इत्र होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वाइट्स यूज करें, ये भी कर सकते हैं आप। और अंत में जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि हम जब इस नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो इसके देव जो हैं वो अग्निदेव हैं। तो आप अग्नि त्राटक भी कर सकते हैं। अग्नि त्राटक सब के बस की बात नहीं, परंतु जब अग्नि त्राटक किया जाता है तो सबसे सबसे अच्छा असर होता है कंसंट्रेशन। मतलब बच्चे जब करते हैं अग्नि त्राटक, या स्टूडेंट्स लोग जब करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। और अग्नि त्राटक करने से आप में आपके आज्ञा चक्र, आपके कंसंट्रेशन लेवल, आपकी आपकी जो अग्नि है वो ऊर्ध्वगामी होती है। आप में एक प्रखरता आती है, आप में एक तेज आता है, आपकी आंखों में एक चमक आती है। तो जब आप अग्नि त्राटक करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी जाता है। ये करे बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। अग्नि त्राटक जब आप करेंगे तो आप दिया ले सकते हैं, कोई सा भी दिया, कोई सा भी तेल, ऐसा कोई जरूर नहीं कि यही तेल लेना वही तेल लेना। जिससे भी आप अग्नि त्राटक आप मोमबत्ती से ही कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन रेमेडीज जो हैं ये आप मेजर लेवल पे इस गोचर में कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी राहत मिल सकती है और बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि हर लग्न राशि के लिए ये जो कृतिका नक्षत्र का गोचर है वो किस प्रकार से प्रभाव देगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए जो सूर्य हैं, कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी कौन है, वो सूर्य हैं। सूर्य इसमें पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव के स्वामी होकर गुरु यहाँ पे कहाँ गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव में कुछ समय गोचर करेंगे और फिर द्वितीय भाव में जाएंगे। इसका अर्थ है कि मेष लग्न के लिए ये जो पूरा गोचर जो है ये क्या होगा, आपके आपके अंदर कुछ ना कुछ, आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ, आपका फोकस बढ़ने वाला है, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ने वाला है। जब ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे गुरु, मतलब भरणी नक्षत्र का भरणी नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में जब ये प्रवेश रहेंगे, तब ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे। तो गुरु दूसरे भाव में जब आते हैं तो ये भाग्य को लेकर आने वाले हैं। भाग्य से आपके घर में कोई ना कोई नया फैमिली का एडिशन होने वाला है, कोई नया व्यक्ति आ सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है, इनकम के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, घर में अच्छे सत्कार्य होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छा गोचर है मेष लग्न के जातकों के लिए। यही अगर हम वृषभ लग्न के जातकों के लिए देखें तो ये गोचर अभी फिलहाल जब पहले नक्षत्र चरण में चलेगा, नक्षत्र चरण में, ये आपके व्यय भाव में है। तो वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो इस टाइम पे, खास तौर पे इस टाइम पे बाहर से इंडिया आने वाले हैं। ये हो सकता है अपने मातृभूमि में लौटेंगे अपने फैमिली के साथ में रहने के लिए, ये सबसे मेजर हो सकता है। या अगर आप जो भी जातक फॉरेन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा चांस है। फॉरेन में जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा चांस है। जब ये नक्षत्र गोचर आपका दूसरे तीसरे चौथे मतलब वृषभ राशि में आ जाएगा, तो ये आपके लगन पे आने वाला है। जैसे ही लगन पे आता है तो सबसे पहले हो सकता है कि आप में चेंज ऑफ करियर हो जाए, मतलब यहाँ पे आपके जॉब में अलग एक वृद्धि हो सकती है, जॉब आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होने की संभावना यहाँ पर है। क्योंकि अग्नि तत्व का नक्षत्र है, ये कुछ ना कुछ ट्रांजिशन करता है, ये कुछ ना कुछ आप में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है। अब यहाँ पे गुरु है लग्न भाव पे, तो मीठा खाने का ज्यादा मन करेगा, यहाँ पे वजन बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पे चांसेस हैं कि आप आपका
एक घेरा बढ़े, आपका खुद का विस्तार हो, चाहे आप बिजनेस में हो या आप अपने काम में हो, कहीं ना कहीं आपके काम का विस्तार दिखाई देता है। मिथुन लगने के लिए देखते हैं कि ये गोचर कहाँ हो रहा है। ये मिथुन लगने के लिए देखिए गोचर जो हो रहा है ये इनके लाभ भाव में और व्यय भाव में होगा। मतलब लाभ भाव में ये कुछ समय तक रहेंगे, मतलब 17 अप्रैल से लेकर जून 13 जून के 13 जून के आसपास तक रहने वाले हैं पहले नक्षत्र में, पहले नक्षत्र के चरण में। तो क्या होगा, ये लाभ लेकर आने वाले हैं। तो जब गुरु कृतिका नक्षत्र में है तो वो फोकस के साथ में आपको कुछ ना कुछ इनकम इंक्रीज करके देंगे, मनी में कुछ ना कुछ इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है कि स्पाउस एंड फैमिली से कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट आए आपको, आपके जो स्पाउस है, इन लॉज की फैमिली है, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी कमेंट्स आना या कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आना जो रीजन शार्प है, जिससे हो सकता है कि आपको कष्ट भी हो, परंतु वो आपके पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ग्रूम करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे वो टाइम पीरियड है जब ये व्यय भाव में आ जाएगा तो ये क्लटर क्लीन करेगा, मतलब ये क्लीनिंग करेगा। एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक्सपेंसेस किससे संबंधित हो सकते हैं, आपके स्पाउस से संबंधित हो सकते हैं, हेल्थ से संबंधित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। फिर जब ये टाइम पीरियड जो है ये और एक चीज दिखाता है कि मिथुन लग्न के लिए ये ये तृतीय भाव के स्वामी है। देखिए, तृतीय भाव आपके चेंजेस का है, घर के चेंज को दिखाता है, आपके जॉब के चेंज को भी दिखाता है। तो ये चेंज आपके अच्छे के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पैसे बढ़कर या आपकी सैलरी में कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाला है। ये गोचर कहीं ना कहीं क्या देगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, लीडरशिप पोजिशन भी देगा। अगर अब हम कर्क लग्न की बात करते हैं, कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर जो है ये उनके दशम भाव में और लाभ भाव में होने वाला है। मतलब जब ये कृतिका नक्षत्र का गोचर आपके दशम में है तो ये आपका फोकस बढ़ाएगा, आपके काम को लेकर आप बहुत फोकस हो जाएंगे। आप यहाँ पे कंटाला नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लेजी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं खुद उठ के एनर्जी के साथ में वो काम करने की क्षमता रखेंगे। जब ये लाभ भाव में आ जाएंगे, गुरु जब लाभ भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये गोचर जो है, नक्षत्र गोचर जो है, ये नक्षत्र आप में कहीं ना कहीं लाभ को बढ़ाने के लिए जो फोकस चाहिए, जो आई साइट चाहिए, वो डेवलप होगी और आप वो चीज कर पाएंगे। लेखन कला में भी कहीं ना कहीं आप कहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे निपुण होते जाएंगे। आपका काम और आपके काम को कितने अच्छे से समेट कर ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना है, ये कहीं ना कहीं आएगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न का ही स्वामी है, जो नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। परंतु ये जो गोचर जो है, नक्षत्र गोचर, ये कहाँ हो रहा है इनके, ये इनके भाग्य में और ये इनके दशम भाव में होगा। तो भाग्य कहाँ, भाग्य में यहाँ पे वृद्धि होने वाली है। भाग्य में वृद्धि कैसे होगी, कहीं ना कहीं आप जब बड़े जो पिता तुल्य लोग होते हैं, जो आपके जितने संत लोग हैं, जितने ज्योतिष, जितने रिलीजियस संस्था से समाज से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, ये आपको अभी कभी मिलेंगे आपके जीवन में और उनसे कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ सीखने के लिए मिलेगा जिसके कारण आपका भाग्य बलवत होगा, आपका भाग्य उज्जवल हो सकता है। जब ये दशम भाव में आएंगे तो क्या होगा, ये गुरु जो है ये आपके काम में पूरा विस्तार करेंगे। ये ऑस्पिशियस है, ये आपको प्रमोशन देने के लिए कारक है, ये आपको लीडरशिप पोजीशन देने के लिए कारक है, ये चेंजेस ला सकता है आपके जीवन में, ये जॉब में भी चेंज ला सकता है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो क्या होगा, ये जो गोचर है आप देखिए कि ये गोचर इनके कहाँ हो रहा है, ये इनके अष्टम भाव में और भाग्य भाव में होगा। जितने भी लोग कुल देव को लेकर, कुल देवी को लेकर अपने घर में कोई भी अगर अधूरा कर्म बचा हुआ है, वो अगर पूर्ण नहीं किया हुआ है, तो वो पूर्ण आपको करने का यहाँ पे चांस मिलने वाला है, जब तक ये गोचर अष्टम भाव में है। जैसे ही भाग्य में होता है तो यह आप जो आपने किया हुआ है उसका फल भाग्य रूपी उदय करके आपको सामने प्रकट कर देंगे। तो भाग्य से आपको प्रॉपर्टी मिलना, भाग्य से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलना, भाग्य से नई डील क्रैक होना, ये सारी चीजें, जहां भाग्य कम पड़ जाता है वहां पे ये भाग्य काम कर जाएगा आपके लिए। ये टाइम पीरियड जो है आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, किसके ऊपर हो सकते हैं, डिसीजेस पे, कहीं ना कहीं कुछ खर्चे हो सकते हैं जो आपको क्या करेंगे,
आपके बैलेंस को हिला सकते हैं। परंतु ये प्रारब्ध का खेल है, जब अगर ये आपने सही तरीके से पूरा नहीं किया तो ये उलट वार करके आ सकते हैं आप पर। अगर हम तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न के लिए देखिए कि ये जो नक्षत्र गोचर है, कृतिका नक्षत्र का गोचर, ये उनके सप्तम भाव में और अष्टम भाव में होगा। अगेन आपके लिए ये संबंधित हो जाता है कि आप अपने स्पाउस एंड फैमिली, आपके इन-लॉज की फैमिली में जो भी, अब जैसे पितृदोष है या कोई भी किसी भी प्रकार का दोष, जब दोनों पीढ़ियों के दोनों ब्रांचेस से जब आता है, माता की तरफ, पिता की तरफ, ससुराल के पक्ष से, पीहर की पक्ष से, जब ऐसे कोई देवता का करना बाकी है, घर के किसी कुल के देव के या फिर ग्राम देव का, या फिर आपके अगर खेती बाड़ी है तो खेती में जो खेत में जो मुंजे होते हैं, या जो देव होते हैं जो रक्षा करने के लिए वहां पे ग्राम देव होते हैं, उनका अगर आपने नहीं किया है तो वो करना आवश्यक है इस समय पे। वो कर लेना आपके लिए कहीं ना कहीं क्या करता है, आपके उस प्रारब्ध कर्म को पूर्ण करता है। उसी के साथ साथ ये क्या करता है कि ये टाइम पीरियड जो है, ये लिब्रा के लिए इनकम गेन का पॉसिबिलिटीज है, अचानक से धन मिलना, पैतृक संपत्ति का मिलना, या फिर कोई ऐसी चीजों का, किसी के मृत्यु के उपरांत कहीं ना कहीं कुछ फायदा होना, ये धन मिलने की यहाँ पे संभावना है, गूढ़ धन मिलने की भी संभावना है यहाँ पर। अब वृश्चिक के लिए बात करते हैं। वृश्चिक के लिए जो गोचर है ये क्या है, ये गोचर हो रहा है उनके प्रारब्ध के भाव में, षष्ठ भाव में और सप्तम भाव में। प्रारब्ध के भाव में जब ये नक्षत्र गोचर होगा तो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगा, ये जॉब चेंज के लिए भी प्रवृत्त करेगा, लीडरशिप पोजीशन कहीं ना कहीं देगा, ये आपको इनकम में गेन करने के लिए जो आपको ऑब्जेक्टिव या जो आपको एक मेजर्स लेने हैं वो भी आपको लेने के लिए एक प्रवृत्त करेगा। जब सप्तम भाव में ये जो गोचर आएगा तो शादी का होना, विवाह विवाह का होना, विवाह बंधन में बंधना, इसकी भी संभावना बनती है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। धनु लग्न के लिए देखिए, धनु लग्न के लिए ये जो नक्षत्र का गोचर है ये उनके पंचम भाव में और षष्ठ भाव में हो रहा है। संतति की प्राप्ति यहाँ पे हो सकती है कि रेजर शार्प होकर अगर आप अपना फोकस रखते हैं, आप अपनी दिनचर्या, आप अपने सभी चीजें अगर उस हिसाब से फोकस रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलने की संभावना है, यहाँ पे संतति की प्राप्ति होने की संभावना है, क्योंकि वो पूर्व पुण्य के रूप में आपके सामने आएगा। फिर जब ये गोचर आपके षष्ठ भाव में आने वाला है तो आपका पूरा रूटीन बदलने वाला है, रूटीन में सारी चेंजेस आने वाले हैं देखिए। और रूटीन में जब चेंजेस आएंगे तो आपको ख्याल रखना है हेल्थ का, आपके सर्विस में भी यहाँ पे चेंज होने की संभावना दिखाई देती है, नया जॉब मिलना, नई जगह पे जाना, इसकी संभावना दिखाई देती है देखिए। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये नक्षत्र गोचर उनके लिए उनके पंचम भाव में और चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो मकर लग्न के लोग जो हैं उनके घर में कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण हो सकता है जो शायद कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र है और अग्नि की यहाँ पे प्रज्वलता, मतलब कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट वाली, हीटेड आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन होना, घर में एक ऐसा तपा हुआ वातावरण होना, इसकी संभावना हो सकती है। परंतु आपको अपना आपा नहीं खोना है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से पंचम भाव में जब ये गोचर करेंगे, नक्षत्र गोचर होगा, कृतिका नक्षत्र होगा, तो नई अपॉर्चुनिटीज का आना, हवन का होना, अग्निहोत्र का होना, ये इसकी संभावना जरूर दिखाई देती है। संतति की प्राप्ति होना, संतति को लेकर जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी उस चीज का मिलना, ये गोचर दे सकता है आपको। फिर अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो ये कुंभ लग्न के लिए क्या होगा, कुंभ लग्न के लिए देखिए ये जो नक्षत्र गोचर जो है ये उनके लिए कहाँ हो रहा है, ये तृतीय भाव में और उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। तो प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, वास्तु की प्राप्ति हो सकती है, नई जगहों पे जाने के चांसेस आ सकते हैं, यात्राओं के चांसेस आ सकते हैं। बहुत सारे जो पेंडिंग पेपर वर्क आपने रखे हुए हैं जो आपने नहीं करे हैं, उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। आपके भाई बहनों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि हो सकती है, किसी न किसी प्रकार शादी ब्याह का बंधन में बंधना या फिर एंगेजमेंट होना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। आपके कुछ नए कोर्सेस का चालू होना, आप खुद कोर्सेस पढ़ाने के लिए, आपकी लेखन कला में बढ़ना, आपके राइटिंग स्किल्स में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होना, आपकी हॉबीज को आप परस्यू करना, इसके चांसेस आपके लिए ज्यादा हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस के डील्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिजनेस के भाव से अगर देखें, सप्तम भाव से भाग्य भाव और दशम भाव बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपको गेम्स के लिए।
मीन लग्न, अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए देखिए कि ये पूरा टाइम पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिव रहेगा। आप अपने फैमिली को लेकर, धन भाव को लेकर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो सकते हैं, वर्कलोड बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे बैलेंस स्थापित करना अपने घर में और अपने काम में, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। सर्विस में, जॉब में चेंज होना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। ये टाइम पीरियड जो है ये ट्रांसफर का है। ओपोजिशन से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके भी कहीं ना कहीं चांसेस दिखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी होना, षड्यंत्र होना, इसका एक उल्लेख आ सकता है। देखिए, अब देखिए, ये पूर्ण गोचर हमने, नक्षत्र गोचर हमने बिल्कुल कीवर्ड्स के तौर पे समझा। एक लास्ट आपको मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ इस पूरे नक्षत्र गोचर के लिए है। कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व का है, तो आप सभी लोग अगर रोज के जीवन में और रोज अपने जब आप पूजा कर्म करते हैं मतलब, उस समय पे अगर आप थोड़ी सी संविधाएं लेकर छोटा सा हवन करते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो मंत्र आप अभी तक करते आ रहे हैं, और अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि का रोज मतलब आपका संपर्क अग्नि से रोज अगर आ जाता है, और ये कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं हम? दिव्य अग्नि की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस अग्नि से हमारा संबंध आ जाता है तो ये अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती है और ये कार्य बहुत सुंदर पद्धति से करती है। इसको आप जब तक करेंगे नहीं, तब तक आपको इसका अनुभव नहीं समझ में आएगा, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका फर्क क्या है। तो ये सबसे और रामबाण रेमेडी है। मैंने पहले वीडियो के अग्र सेक्शन में भी बहुत अलग अलग रेमेडीज शेयर करी हैं और उपाय बताए हैं कि आप इस गोचर को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। ये यहीं पे अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी के लिए ये गोचर शुभ रहे, अच्छा रहे, यही मैं सभी सभी के लिए कामना करती हूँ। और नए वीडियो को लेकर, नए नए सब्जेक्ट को लेकर आपसे फिर मिलूंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।